इक्विटी नाउ स्वदेश पे चल रहा है टैक्स बचाओ अभियान और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं ईएलएसएस में पैसे लगाने को लेकर। ईएलएसएस हम सब जानते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। एटीसी के तहत अगर आप इसमें पैसे लगाते हैं तो आपके पास 1.5 लाख की छूट है। लेकिन इक्विटी में भागीदारी लेने का ये एक ऐसा विकल्प है जिसको न सिर्फ एक टैक्स बचत के आधार पर अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करें, बल्कि अगर आप चाहें तो इनको अपने आर्थिक लक्ष्य के हिसाब से भी आप इनका चुनाव कर सकते हैं और उन्हें अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, लक्ष्यों के साथ बांध सकते हैं। बारीकी से बात करते हैं इस पर और मौजूदा समय में किस तरह के ईएलएसएस फंड बाजार में है और कहां-कहां वो निवेश कर रहे हैं और कैसे आपको इनमें निवेश करना चाहिए लमसम या एसआईपी के जरिए। कुछ बुनियादी सवाल हैं जो अक्सर हमारे दर्शक ही हमें पूछते रहते हैं। तमाम सवालों को हमारे एक्सपर्ट के सामने हम रखेंगे। एआर हेमंत, कम्युनिकेशंस हेड, बैंक बाजार मेरे साथ जुड़ गए हैं। और हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से अब अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और टैक्स बचत अभियान में ईएलएसएस की हम बात करने वाले हैं आपसे। तो पहले तो हम मौजूदा जिस निवेश विकल्प की हम बात कर रहे हैं, एटीसी के तहत आपको छूट मिल रही है, 1.5 लाख तक की आप इसमें निवेश करते हैं। इन फंड्स के बारे में हमको जानकारी चाहिए आपसे सबसे पहले कि ये क्या आम म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है, क्या ये अलग अलग तरह के फंड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल? जी कविता, सो इक्विटी ओरिएंटेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी ईएलएसएस इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं और इन्हें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है। और ये टिपिकली स्टॉक मार्केट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाजार में। ये टिपिकली जो है निफ्टी 500 से बेंचमार्क्ड है, यानी कि आपका जो पैसा है वो देश के टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। और हमारा रूल ये है कि हर ईएलएसएस में कम से कम मिनिमम 80% आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही होगा। पर हम जो एग्जांपल सामने देख रहे हैं, ज्यादातर जो बड़े फंड्स हैं वो करीब ऑलमोस्ट 100% के बराबर ही इक्विटी निवेश ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत शायद कैश या डेट कंपोनेंट उधर होगा, बट ज्यादातर ऑलमोस्ट फुली इक्विटी में इन्वेस्टेड है। सो क्योंकि ये एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक लॉक इन भी होता है। इसमें 3 साल का लॉक इन होता है और दैट इज द प्राइमरी वे जिसमें ये दूसरे म्यूचुअल फंड से अलग है। सो ज्यादातर जो इक्विटी फंड्स होते हैं, आप उनमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं और अगले दिन चाहे तो निकाल सकते हैं। पर आपने अगर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपका 3 साल का लॉक इन होगा। और ये फंड्स जो हैं कविता, ये फ्लेक्सी कैप नेचर होता है इनका। मतलब ये अलग अलग साइज के कंपनीज में निवेश करते हैं। सो बड़े कंपनीज में भी कर रहे हैं, मिड साइज कंपनीज में भी कर रहे हैं और छोटे कंपनीज में भी कर रहे हैं। सो ये अक्रॉस द मार्केट ये निवेश करते हैं। और क्योंकि ये 3 साल का इसमें लॉक इन है, आप इसमें ज्यादा रिस्क ले रहे हैं और मार्केट जब डगमगाते हैं तो आपको पैनिक नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें लॉक्ड इन है, आपको 3 साल उसमें इन्वेस्टेड रहना है और आप घबरा कर आप पैसा निकालेंगे नहीं। तो ये एक सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन है, क्योंकि आप इससे टैक्स बचा रहे हैं एटीसी के तहत, आप इससे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और ये बाय डिजाइन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इससे आप अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाना हो गया। ये सैलरीड क्लास को डेफिनेटली ईएलएसएस फंड्स कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उनके कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम जो है एक इन्वेस्टमेंट से ही सॉल्व हो जाते हैं कविता। मेरे ख्याल से आपने अपने पहले जवाब में हेमंत काफ़ी सारी चीज़ें बांध कर बता दी हैं। एक एक करके थोड़ा सा इसको हम लोग फैलाते हैं पूरे डिस्कशन में। आपने सही कहा तमाम बातें, इसको आर्थिक लक्ष्य के साथ आपको बांध लेना चाहिए। और साफ तौर से भले ही हेमंत एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि भले ही इसके ऊपर एक टैक्स बेनिफिट है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप इसको लक्ष्य के साथ बांधें ताकि लंबी अवधि तक आपका जो है इसमें निवेश बना रहे। और एक और चीज़ जो लोग समझ नहीं पाते हैं शायद कि एसआईपी के ज़रिए पैसे लगाएं, लमसम के ज़रिए पैसे लगाएं, 3 साल का लॉक इन तो है, तो क्या 3 साल के बाद निकल जाना चाहिए? कुछ बुनियादी सवाल हैं, एक एक करके एड्रेस करते हैं। तो एसआईपी करें या लमसम करें? अगर एसआईपी कर रहे हैं तो 3 साल के बाद अगर निकलना हो तो हर एसआईपी को 3 साल का समय देना होगा। एक ये गणित आप समझा दीजिए प्लीज। ओके, सो देखिए, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, आप हर महीने छोटे छोटे अमाउंट्स लगाएंगे, तो अगर आप 3 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 5वें साल के एंड में ही वो सारा पैसा निकाल पाएंगे एसआईपी के जरिए। और एसआईपी आप मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। हर महीना आपको 500 रुपया मिनिमम इन्वेस्ट करना है। लमसम आपको 3 से 5 हजार मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया है उसके 3 साल बाद आप इन्वेस्टमेंट से निकल सकते हैं। इसमें कविता, ये
गोल से जो मानने वाली बात है, ये एकदम करेक्ट है और इसमें लोगों का अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या हमारे रिटर्न्स नेगेटिव होंगे, नहीं होंगे? तो हमने कविता आपको पता होगा हमारी किताब में इस सब्जेक्ट को हमने काफ़ी कवर किया था और हमने ये पता लगाया डेटा के ज़रिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपके नेगेटिव रिटर्न्स कम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स टू 5 इयर्स ज़्यादातर फंड्स जो हैं, इक्विटी फंड्स हैं, भले ईएलएसएस हो या ओपन एंडेड फंड्स हो, उनके रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको नेगेटिव रिटर्न्स का अगर डर लग रहा हो तो। दूसरी बात, क्या आपको एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए इस मोमेंट? यानी अभी मार्च चल रहा है और फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो देखिए, अगर आप एक लास्ट मिनट पे आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपको लमसम ही करना पड़ेगा फिलहाल मार्च के लिए, बट अप्रैल ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो आप फ्यूचर का भी सोचें। आप ये सोचें कि आप इंस्टेड ऑफ ये लास्ट मिनट पैनिक आप ये कैसे अवॉइड करें और सिस्टमैटिकली ओवर द नेक्स्ट ईयर हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करते जाएं, तो उसके लिए एसआईपी बेटर है। तो लास्ट मिनट पैनिक के लिए आप लमसम कर लीजिए, बट ओवर द लॉन्ग टर्म आप डेफिनेटली एसआईपी करिए। कविता, ख्याल से कुछ लिस्ट ऑफ फंड्स हैं जो आपने रेकमेंड भी किए हैं एलएसएस के तौर पर, हेमंत, मुझे जानना है कि जो ये फंड्स हैं एलएसएस के, ये एक मल्टी कैप की तरह काम करते हैं या एक फ्लेक्सी कैप की तरह काम करते हैं? और आपने जो रिकमेंडेशन दी है फंड्स की, वो आपने किस बिना पर दी है? सो देखिए, हर ईएलएसएस फंड सेम नहीं होता। इवन दो ये एक कैटेगरी ऑफ फंड्स है, उस कैटेगरी के अंदर भी फंड्स अलग-अलग होते हैं। ज़्यादातर फंड्स जो हैं, उनका झुकाव जो है लार्ज कैप कंपनीज़ की तरफ ही है। सो अब आप अगर ₹100 लगा रहे हैं, तो उसमें से 75 से ₹80 शायद लार्ज कंपनीज़ में ही जाएगा। बट ऐसे भी फंड्स हैं जिनमें स्मॉल कैप और मिड कैप एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा है। यानी 30-35% भी हो सकता है। सो स्मॉलर कंपनीज़ में जितना ज़्यादा एक्सपोज़र होगा, वॉलेटिलिटी उस फंड में उतना ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी हाँ, मेरे बैक कि टू बैक आपको है। सॉरी, ओके, सो ये चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो का कंपोज़िशन क्या है। हर फंड के अपने अपना कुछ एक इन्वेस्टमेंट थीम होता है। अगर आपको वो थीम सूट करता है, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करता है, तो आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उस फंड का 3 से 5 साल के पीरियड में आप फंड परफॉर्मेंस देखिए। अपने पीयर्स के साथ वो कैसे कंपेयर कर रहा है, ये भी देखिए। और लास्टली एक्सपेंस रेशियो देखिए। ईएलएसएस फंड्स में अभी एक नया इनोवेशन जो चल रहा है, वो ये है कि इंडेक्स फंड्स ईएलएसएस भी आ रहे हैं। तो इनके एक्सपेंस रेशियोज बहुत कम है। इनफैक्ट इस शो के जस्ट पहले मैंने एक नया फंड देखा जो निफ्टी 50 से बेंचमार्क है, तो ये पूरी तरह से लार्ज कैप फंड है। दूसरा एक इंडेक्स फंड ईएलएसएस आया है जो लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में है। तो ये अलग-अलग इंडाइसेस हैं, बट ब्रॉडली अगर आप मार्केट देखें, तो वो निफ्टी 500 को फॉलो करते हैं ज़्यादातर ईएलएसएस फंड्स जो हैं, और वो पूरे मार्केट अक्रॉस द मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने कोई फंड्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप उनके एएमसी के वेबसाइट्स पर जाकर उस फंड का ब्रोशर आप पढ़ सकते हैं। आपको उससे फंड की स्ट्रैटेजी समझ में आएगी, पैसा कहाँ लग रहा है आपको समझ में आएगा, और फंड मैनेजर की शायद थिंकिंग भी आपको समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हुए आप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको बहुत जल्दी अगर आपको शॉर्टलिस्ट करना हो, तो आप ज़्यादातर जो बड़े एएमसीज़ हैं, जिनके ईएलएसएस फंड्स काफ़ी साल से परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उनमें से कोई एक चुन सकते हैं, कविता। और राइट, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आपके पास एक से ज़्यादा ईएलएसएस फंड्स क्या हो सकते हैं पोर्टफोलियो में? देखिए, फ़ायदा तो अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए लेना है, तो वो तो एक फंड से भी लिया जा सकता है ना, हिम्मत? तो ऐसे में, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं जहाँ लोगों के पास एक से ज़्यादा या दो से भी ज़्यादा ईएलएसएस फंड होते हैं। कई बार निवेशक जो हैं केवल ईएलएसएस फंड्स में ही पैसा लगा कर बैठे होते हैं। तो क्या कितने ईएलएसएस फंड की ज़रूरत होती है? मुद्दा यहाँ पर दो है, एक तो टैक्स सेविंग का फ़ायदा मिलता है, और दूसरा अगर आर्थिक लक्ष्यों के साथ बांधना हो तो उसका अलग फ़ायदा। हिम्मत? सबसे पहले समझते हैं कि आपके टैक्स डिडक्शन जो मिलेंगे वो कितने हैं। सो आप जितने फंड्स में भी इन्वेस्ट कर ले, आपको डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख तक का ही मिलेगा एटीसी के तहत। अगर आपको 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, वो कंप्लीटली आप पर निर्भर है।
आप चाहे 2 में करें या 5 में करें, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। इनफैक्ट कविता, मैंने एनेक्डोटली कई केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने अपने रिटायरमेंट फंड, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ ईएलएसएस से की है। वो इस रीज़न से क्योंकि आपका उधर डिसिप्लिन बन जाता है। आपका पैसा आप सिस्टमैटिकली हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने एक मल्टी कैप तरह के फंड में आपने इन्वेस्ट किया है जहाँ पे अक्रॉस द मार्केट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी आपकी जो ग्रोथ रेट है ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी रही होगी। और तीसरा जो लॉक इन है वो प्रिवेंट करता है पैनिक। सो अगर मार्केट बिगड़ रहा है तो लोग डर के पैसा निकालते नहीं है, वो इन्वेस्टेड रहते हैं। तो इससे एसआईपी से आपका डिसिप्लिन भी हो गया, और आपने बड़े-बड़े गोल्स भी अचीव कर लिए, और आप पैनिक भी नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉक इन उसी के लिए है। आप जल्दी से आप पैसा डाल के निकाल नहीं सकते, आपको 3 साल एटलीस्ट रुकना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर ये तमाम बुनियादी बातें जो ईएलएसएस को लेकर आपको समझनी चाहिए, और ओवरऑल अगर आप अपने पोर्टफोलियो में निवेश के लक्ष्यों के तहत रणनीति बनाए तो शायद फ़ायदे में ज़्यादा रहेंगे। हाँ, एटीसी के तहत ईएलएसएस को आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे समझनी है, क्योंकि देखिए हिम्मत, 31 मार्च जो है वो बहुत नज़दीक है। अब ऐसे में लोग जो हैं जल्दबाजी में पैसे लगाने के बारे में सोचते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि ईएलएसएस शायद उनकी टॉप 3 प्रेफरेंस में नहीं होता है। इसीलिए भी नहीं होता क्योंकि इसको लेके जागरूकता बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू पीपीएफ अगर हम देख लें, या इंश्योरेंस के तमाम प्लान्स की तरफ हम चले जाएं, यूलिप्स अगर हम देख लें। तो वैसे तो इन प्रोडक्ट्स की आप तुलना नहीं कर सकते हैं ईएलएसएस से, क्योंकि ये इक्विटी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि कुछ फ़ायदे नुकसान आप हाईलाइट कर लें उन लोगों के लिए जो शायद इस समय इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट में, लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें तो आपको पैसे लगाने ही चाहिए, लेकिन उसमें भी सही तरीके का लाइफ कवर आपको लेना चाहिए, ना कि आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ले लें। यूलिप अगर आप इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं हेमंत, तो कैसे यूलिप को तो समझे ही समझे, लेकिन साथ ही ईएलएसएस को भी एक मौका दे, इसको भी समझे। कैसे आप समझाएंगे फ़र्क हेमंत? जी, मैं इस तरह समझाऊँगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली अलग रखने चाहिए। आपने सही कहा, लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से टर्म प्लान ही लेना चाहिए। हमने कभी बैंक बाज़ार में यूलिप्स और एंडोमेंट प्लान्स रिकमेंड नहीं किए हैं। एंडोमेंट प्लान्स स्पेशली जो हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कम और सेविंग्स प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। तो उसके कारण आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में घुस रहे हैं। जो एंडोमेंट प्लान है वो आपको एक लो रेट ऑफ रिटर्न देगा ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके प्रीमियम्स आपको सस्ते नहीं होते हैं। सो अगर आपको एडिक्वेटली अपनी लाइफ इंश्योर करनी है, अगर आपको अपनी इनकम का 10 गुना या 20 गुना कवरेज चाहिए आपकी फैमिली को फुली प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो आप टर्म प्लान से कर सकते हैं। अगर आपने उतना बड़ा कवरेज किसी और ज़रिए से करने की कोशिश की तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो ज़्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल ही नहीं है। दूसरी बात, इंश्योरेंस आपने टर्म प्लान से कर लिया, अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये जो पीपीएफ और ईएलएसएस का जो कंपैरिज़न है, ये क्लासिक कंपैरिज़न है। बहुत लोग कहते हैं कि ये बेटर है, ईएलएसएस बेटर है या पीपीएफ बेटर है। अ, अगर आपको किसी भी अ, आप बेसिकली दोनों दोनों ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ईएलएसएस पे पूरा भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है कि मार्केट में बहुत रिस्क्स होते हैं वगैरह-वगैरह, तो आप एक छोटा एक्सपोज़र लेके आप अपने लिए ट्राई करके देख सकते हैं कि वो आपके लिए कैसे वर्क कर रहा है। और अगर आप बिल्कुल ही रिस्क अवर्स हैं, तो आप बिल्कुल आप प्रोविडेंट फंड में ही रहिए। आपका पैसा फुली सिक्योर है, गवर्नमेंट की गारंटी है उस पर, और आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी टैक्स फ्री है। पर जहाँ लॉन्ग टर्म गोल्स की बात होती है कविता, इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और सिर्फ एक ही फाइनेंशियल एसेट क्लास है जो इतने कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन को बीट करता है बड़े मार्जिन से, और वो सिर्फ इक्विटी। सो अगर आपको ये सारे गोल्स कंबाइन करना है, आपको टैक्स बचाना है, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो ये एक सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन है ईएलएसएस फंड्स, और आपको उसको अपने पोर्टफोलियो में कहीं कुछ मात्रा में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपके वेल्थ क्रिएशन गोल्स है वो एक्सेलरेट होंगे, और ये आपके लिए ही अच्छा है क्योंकि आप पर वो स्ट्रेस नहीं पड़ेगा कि आपको एक छोटे से गोल के लिए बहुत सारा पैसा अलग रखना पड़ रहा है प्रोविडेंट फंड में या एंडोवेंट प्लान में या यूलिप में। वो अपनी जगह है। ये आपको कम दामों में बड़े गोल्स अचीव करने में मदद करेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको सिर्फ ₹500 से शुरू करना है, आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं, और आपका जो लॉक इन है वो सिर्फ 3 साल का है, जो किसी भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में सबसे छोटा लॉक इन है। तो इतने सारे जो फ़ायदे हैं यहाँ पे, ये लोगों को समझना चाहिए और ईएलएसएस इस्तेमाल करना चाहिए कविता।
ऑलराइट, मेरे ख्याल से केएलएसएस की पाठशाला आज हमने की, जहाँ पे तमाम हमने पहलुओं पर बातचीत रखी है, न सिर्फ टैक्स सेविंग बेनिफिट बल्कि जो असल इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह के निवेश के विकल्प को पोर्टफोलियो में डालने का। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों को शामिल करेंगे और कैसे उनके सवालों के जरिए। अमोल जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे जो लाइव दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आने वाले वक्त में बाजार की चाल को ध्यान में रखते हुए किस तरह से अपने निवेश पोर्टफोलियो में आपको जो है बदलाव करने चाहिए, किस फंड से निकले, किस फंड में शामिल हो जाए। आप भी लाइव देख रहे हैं हमें, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं यूट्यूब पर और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।